अध्याय 1। सैंडरॉक देश के स्टारफील्ड राज्य रेड वाटर प्रांत। हॉकिंस परिवार के घर के अंदर हमारा मुख्य पुरुष पात्र बहुत ज्यादा सो रहा था, जबकि उसकी माँ कल्पना हॉकिंस अपने लापरवाह बेटे से चिढ़ी हुई थी। वह दरवाजे तक गई और खटखटाया। मुझे यकीन नहीं है कि इस समय वह उठेगा या नहीं, उसने मन ही मन सोचा। खट खट खट। हमारे नायक राहुल हॉकिंस ने दरवाजे पर दस्तक सुनी। हालांकि उसने उठने से इनकार कर दिया। अपने बेटे की प्रतिक्रिया की कमी देखकर वह खींचते हुए अपनी रसोई में लौट गई। जब वह खाना बना रही थी तो उसने ऊपर से कदमों की आहट सुनी। माँ, मैं जल्दी में हूँ, मुझे नाश्ता करने की भूख नहीं है, राहुल हॉकिंस के बड़े भाई रणबीर हॉकिंस ने मुस्कुराते हुए कहा। क्या ऐसा नहीं चलेगा बेटा, माँ कल्पना हॉकिंस ने तुरंत अपनी नाराजगी जाहिर की। मैं समझती हूँ कि आज पहले साल के छात्रों का उद्घाटन समारोह है, लेकिन थोड़ा बहुत पेट में डाल लेना कोई बुरा विचार नहीं है। उसने अपने बड़े बेटे को खाने का इशारा किया। अपनी मां का नाराज स्वर सुनकर रणबीर ने और विरोध न करने का फैसला किया। वह अपनी कुर्सी पर बैठ गया और आज्ञाकारी बनकर खाने लगा। रणबीर हॉकिंस का शरीर गठीला था, जो उसके पेशे एक पृथ्वी जादूगर की ओर इशारा करता था। वह अभी 18 साल का है। उसकी मां ने उसे एक अजीब नज़र से देखा। उसके बाल और आंखें उसी की तरह भूरे थे। जब उसने अपने समर्पित बेटे को देखा तो उसके बूढ़े चेहरे पर मुस्कान आ गई। मां कल्पना हॉकिंस पेशे से एक चिकित्सा जादूगर हैं। वह 45 साल की महिला हैं। उसकी त्वचा गोरी है और उसके बाल और आंखें भूरे हैं। वह थोड़ी कमज़ोर और मोटी है। कुल मिलाकर उसका स्वभाव शांत है। उसके पति और उनके 2 बेटों के पिता रमेश हॉकिंस भी एक चिकित्सा जादूगर हैं। वे कॉलेज के समय से एक दूसरे को जानते हैं। कम कौशल और बढ़ती उम्र के कारण स्तर 4 के प्रतिबंधक चिकित्सा जादूगर के रूप में उनकी उन्नति धीमी हो गई। कॉलेज से स्नातक होने के बाद उन्होंने शादी कर ली और चिकित्सा क्षेत्र में काम करना शुरू कर दिया। पहले रणबीर हॉकिंस का जन्म हुआ और उसके 2 साल बाद राहुल हॉकिंस का। 4 लोगों का परिवार आखिरकार रेड वाटर प्रांत में बस गया। उनका पहला बच्चा अब लगभग 18 साल बाद वायोलेट हॉटमेज कॉलेज में पढ़ रहा है। मां कल्पना हॉकिंस खुश हुए बिना नहीं रह सकीं। दूसरी ओर वह अपने बेटे को संतुष्टि से खाते हुए देखकर खुश थी। जब रणबीर ने अपनी मां की गहरी नज़र देखी तो उसने कहा, मां, पिताजी को क्या हुआ? कृपया मुझे यह मत बताना कि वह अभी भी रात की पाली में काम करना चाहते हैं। जब उसके बेटे ने यह कहा तो कल्पना हॉकिंस एक सेकंड के लिए स्तब्ध रह गईं। वह असली कारण जानती थी, अपने बेटे के कॉलेज प्रवेश के खर्चों का भुगतान करना। उन दोनों ने दिन रात काम करके कुछ पैसे बचा लिए थे, लेकिन यह अभी भी अपर्याप्त था। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि वायोलेट हॉट कॉलेज ने पिछले सत्र में अपनी फीस बढ़ा दी थी, उन्हें अपने बिलों का भुगतान करने के लिए इस साल भी कुछ पैसे कमाने की ज़रूरत है। हालांकि वह रणबीर को न बताने पर अड़ी हुई थी। इस बच्चे का दिमाग बहुत तेज है, वह इसे पसंद नहीं करेगा, उसने मन ही मन सोचा। हालांकि जब उसने राहुल के बारे में सोचा तो वह और भी बुरा महसूस करने लगी। वे सभी जादूगर थे, हालांकि उनमें से कोई भी बहुत ऊंचे दर्जे का नहीं था। फिर भी वे जादूगर थे। बाकी मानव आबादी की तुलना में जादूगरों का जीवन स्तर अच्छा होता है। इस तथ्य के बावजूद कि जादूगर समाज अभी भी प्रतिस्पर्धी है, वह अभी भी नहीं चाहती थी कि उसका सबसे छोटा बेटा एक इंसान के रूप में बड़ा हो। मानव सभ्यता के आसपास का माहौल और भी अधिक प्रतिस्पर्धी है। आप उस संस्कृति में सामान्य भी नहीं हो सकते, अन्यथा अकेले परिवार पालना एक सपने जैसा होगा। माँ, रणबीर ने धीमी आवाज में चिल्लाया जब उसने अपनी माँ का चेहरा बिगड़ते देखा। जब उसने अपने बेटे की आवाज़ सुनी तो वह वास्तविकता में लौट आई। मैं राहुल को लेकर चिंतित हूँ, उसने अपने बेटे के चेहरे को देखते हुए कहा। वह पहले ही एक मौका बर्बाद कर चुका है। अगर वह आखिरी संभव पल में असफल हो जाता है, मुझे यकीन नहीं है कि भविष्य में उसके साथ क्या होगा। अपनी माँ को अपने छोटे भाई के लिए चिंतित सुनकर रणबीर खींच गया और बोला, माँ, उसने कहा, चिंता मत करो, अगली बार वह अपनी जादूगर की क्षमता का उपयोग करेगा। भले ही वह असफल हो जाए, मेरा मानना है कि उसकी प्रतिभा को कृत्रिम रूप से प्रोत्साहित करने के तरीके हैं, उसने जारी रखा। कल्पना ने अपने बेटे को घूरा और कहा, युवक, मैंने देखा है कि तुम्हारा चेहरा बहुत बदल गया है। उन निषिद्ध लोगों के साथ जुड़ने से बचो। मुझे परवाह नहीं है कि राहुल असफल हो जाता है, मैं बस उसे जीवित और स्वस्थ चाहती हूँ। परीक्षण का विषय बनने की तुलना में इंसान बनना बेहतर है। रणबीर ने यह सुनकर अपना सिर झुका लिया। अपनी मां के विपरीत शोधकर्ताओं के बारे में उसका एक विपरीत दृष्टिकोण था। उनके बिना अंतरिक्ष का पता लगाना असंभव है। जब वह अंतरिक्ष के बारे में सोचता है तो उसके चेहरे पर एक गहरी लालसा का भाव आ जाता है। वह अभी भी समझता है कि उसकी मां उनसे नफरत क्यों करती है। ऐसी कोई सफल शोध नहीं होती जिसमें कुछ हद तक असफलता शामिल न हो। इस प्रक्रिया के दौरान जीवित इंसानों और जानवरों पर परीक्षण करना प्रथागत है। हालांकि उनकी सहमति के बिना इंसानों पर शोध करना अवैध है।
अपना सिर हिलाकर उसने खाना खत्म करना जारी रखा। कुछ मिनट बाद रणबीर अपनी सीट से उठा और बोला, ठीक है माँ, देर हो रही है। रणबीर घर से निकल गया था। वह ट्रेन स्टेशन की ओर जा रहा था। वायोलेट हॉट मैच कॉलेज के लिए एक सीधी रेल उपलब्ध है जो अगले प्रांत में है। माँ, कल्पना हॉकिंस दूसरी ओर अपनी सीट से उठी और राहुल के कमरे की ओर बढ़ गईं। कमरे के सामने पहुंचने पर उसने फिर से दरवाज़ा खटखटाया। राहुल, तुम्हारे स्कूल के लिए देर हो रही है। खटखट। राहुल, तुम्हारे स्कूल के लिए देर हो रही है। मुझे पूरे दिन तुम्हारा इंतज़ार नहीं करना है। मुझे काम पर वापस जाना है। तुम्हारे लिए नाश्ता तैयार है। स्कूल जाने से पहले इसे सबसे पहले खा लेना। कल्पना हॉकिंस ने चिंतित स्वर में अपनी चिंता व्यक्त की। एक चिकित्सा जादूगर होना अच्छा है, अन्यथा उसे नहीं पता कि उसकी चिंता के कारण उसके स्वास्थ्य का क्या होगा। उसने गहरी सांस ली और फिर कपड़े पहनने के लिए अपने कमरे में चली गई। उसके पति और वह दोनों एक ही अस्पताल में काम करते हैं। यह एक जादूगर पेशेवर का मध्य स्तर का अस्पताल है। उसके पति रात की पाली में काम करते हैं जबकि वह दिन की पाली में काम करती है। अध्याय 2। मेरी माँ का चिल्लाना मुझे बहुत परेशान करता है। मुझे ठीक से सोने को भी नहीं मिलता। हे भगवान, ये कैसी दुनिया है, मैंने अपने मन में बड़बड़ाया। मैं अपने बिस्तर से उठा, धीरे से अपनी खोपड़ी की मालिश की। सबसे पहले मैं शीशे के सामने खड़ा हो गया। अपने आकर्षक चेहरे को देखना मेरे लिए रोज का काम है। शीशे के सामने मैंने अपनी शक्ल देखी। मेरे आकर्षक चेहरे के अलावा मेरी शारीरिक शक्ति भी पर्याप्त है। लेकिन किसी जादूगर परिवार के सदस्य के रूप में इस तरह की ताकत होना काफ़ी नहीं है। मेरे पिता की तरह मेरे बड़े भाई के विपरीत मेरे लंबे काले बाल और गहरी आंखें हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मेरा एक अच्छा दिखने वाला चेहरा है, मेरी त्वचा गोरी है और मेरी लंबाई लगभग 6 फीट है। एकमात्र अंतर यह है कि मैं अपने पिता की तुलना में पतला हूँ। अपनी शक्ल की तारीफ करने के बाद मैं आज के कार्यक्रम के बारे में सोचने लगा। हाँ, आज मेरे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण दिन है। जादूगर जागृति का दूसरा सत्र। जागृति मंच से दबाव का सामना करने के लिए हर किसी में जागृति से पहले एक बुनियादी ताकत होनी चाहिए। 15 साल की उम्र में मैं असफल हो गया। अपनी पहली जागृति के दौरान अधिकांश लोग अपनी जादूगर क्षमता को जगाते हैं। लोगों को अपनी क्षमता को जगाने का दूसरा मौका बहुत कम मिलता है। मैं भी अपनी पहली जागृति में अपनी जादूगर की क्षमता को नहीं जगा पाया। मुझे दूसरा अवसर दिया गया है। मुझे उम्मीद है कि आज मैं अपनी जादूगर की क्षमता को सक्रिय कर पाऊंगा। मुझे याद नहीं है कि पहली बार जब मैं जागा था तब मेरे शरीर की ताकत का कोई बुनियादी मानक था या नहीं। मुझे लगता है यही कारण है कि मैं उस समय इस क्षमता को जगाने में असमर्थ था। लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। मैंने शारीरिक फिटनेस की आवश्यकताओं को पूरा कर लिया है। खुद को शाबाशी देने के बाद मैं एक छोटी सी स्नान लेने चला गया। कुछ मिनट बाद मैं पानी से बाहर निकला जैसे ही मैं अपने कपड़े बदलने वाला था। डिंग अलार्म। सुबह 9 बजे। अलार्म की आवाज़ से मेरे कान गूंज उठे। मैंने पिछली रात अलार्म सेट किया था और जागने पर उसे बंद करना भूल गया। मैं छोटी अलार्म घड़ी के पास गया और उसे बंद कर दिया। मैंने अपना सिर हिलाकर खुद को तैयार करना शुरू कर दिया। छात्रों के लिए कोई ड्रेस कोड नहीं है, जैसा कि अधिकांश जादूगर परिवार के छात्रों के लिए होता है। हर कोई स्वतंत्र इच्छा की अवधारणा में विश्वास करता है। नतीजतन मैंने अपनी पसंदीदा पोशाक चुनी। ग्रे मेरा व्यक्तिगत पसंदीदा है। मैंने एक नई स्टार्टअप कंपनी से एक ग्रे स्वेटशर्ट चुनी जिसके बाद काली जीन्स पहनी। इन दोनों पोशाकों ने मुझे कुछ राहत दी। जब मैंने अपने कपड़े पहन लिए तो मैंने अपने बालों को ठीक से कंघी करना शुरू कर दिया। फिर मैं अन्य हिस्सों पर चला गया जिसमें पुरुषों के लोशन, बॉडी परफ्यूम और सुगंध शामिल थे। मैं उनमें से किसी का भी उपयोग नहीं करूंगा, मैंने अपना सिर हिलाते हुए कहा। अगर यह एक सामान्य दिन होता तो मैं शायद इनमें से किसी एक को आजमाता। लेकिन आज मेरे जीवन का एक महत्वपूर्ण दिन है, इसमें मेरी नियति को बदलने की क्षमता है। नतीजतन ये विषय मेरा ध्यान आकर्षित नहीं करते हैं। एक आह के साथ मैं अपने बैकपैक्स को पैक करने के लिए आगे बढ़ा। आज के सत्र के लिए मैंने कुछ किताबें भरीं। जागृति समारोह के लिए आमतौर पर कक्षाएं रद्द कर दी जाती थीं। हालांकि ये केवल पहले जागृति अनुष्ठान के दौरान होता है। क्योंकि अधिकांश छात्र पहले कार्यक्रम के दौरान जागृत हो गए, इसलिए दूसरे जागृति समारोह के लिए आधा दिन पर्याप्त है। कुछ ही लोग, जिनमें मैं भी शामिल हूं, दूसरी बार पंजीकरण कराने की हिम्मत करते हैं। मैंने एक गहरी सांस ली और मन ही मन सोचा, मैं काफ़ी मजबूत हूं और आसानी से नहीं डरूंगा। लेकिन जैसे जैसे जागृति का समय नज़दीक आया, मैं गलत था। मेरे पेट में दर्द हो रहा है और मुझे यकीन नहीं है कि यह क्या है। मैं चिंतित हुए बिना नहीं रह सका, भले ही मैं नहीं चाहता था। मैं इतने सामान्य तरीके से क्यों व्यवहार कर रहा हूँ? मैंने धीरे धीरे बात की। धिक्कार है, मेरी नसों में जादूगर का खून है। जब मैंने अपने विचारों को सुलझा लिया तो मैंने अपनी कलाई घड़ी पहनी, जो एक तकनीकी उपकरण भी है।
अपना काम खत्म करने के बाद मैं अपने कमरे से बाहर निकल गया। जब मैं खाने की मेज के पास से गुजरा तो खाने की गंध मेरे नाक से टकराए। जब मैंने सुगंध का पता लगाया तो मैं रुक गया। मैं पहले ही देर हो चुका हूँ। नहीं, मुझे क्षमा करें, लेकिन मेरे पास अभी समय नहीं है। मुझे क्या करना चाहिए? धीरे से मैंने फुसफुसाया। फिर मेरे विचार तेज होने लगे और मैं एक समझ पर पहुंचा। मैंने खाने की मेज से खाना उठाया और उसे फ्रिज में रख दिया। अगर माँ को पता चलता है तो मुझे यकीन है कि वह मुझे डांटेगी, लेकिन मैं बाद में इसका ध्यान रखूंगा। उसके बाद मैं कमरे के दरवाजे को बंद करने के लिए कोड का उपयोग करता हूँ। मैंने अपना घर छोड़ दिया और स्कूल चला गया। यहाँ से पैदल ही थोड़ी दूर है। हम माँ और पिताजी की बदौलत रेड वाटर प्रांत की राजधानी में रहते हैं। मुख्य शहर में हर सुविधा उपलब्ध है। समय सारिणी को दोबारा जांचने के लिए मैंने अपनी कलाई घड़ी का इस्तेमाल किया। मैंने लॉग इन करके अपनी छात्र आईडी की जांच की। जैसे ही मैंने इसे जांच किया, मुझे अपने प्रबंधन से अधिसूचना मिली। इसे देखने के बाद मैंने तुरंत पेज पर क्लिक किया। छात्र का नाम राहुल हॉकिंस, कक्षा B6, दूसरी जागृति का समय दोपहर 3 बजे। क्या? मैं चौंक गया। मुझे पता था कि जागृति दोपहर 12 बजे के बाद होगी, हालांकि समय अस्वीकार्य है। मुझे यकीन नहीं है कि मैं इतनी देर तक इंतजार कर सकता हूँ। मेरे पेट में पहले से ही समस्या हो रही है। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि क्या करूँ। मैं परेशान होने के कारण स्कूल जाने की जल्दी में था। कुछ ही क्षणों बाद लिटिल स्टार गेट हाई स्कूल। मैंने अपने स्कूल के गेट को दूर से देखकर उसकी ओर दौड़ लगाई। रास्ते में कई छात्र स्कूल में प्रवेश कर रहे थे, कुछ मेरे साथ चल रहे थे। स्कूल का नाम छोटा लग सकता है, लेकिन मेरे ग्रेड में 800 से अधिक छात्र हमारे स्कूल में पढ़ते हैं। मेरी कक्षा के सेक्शन B6 में मुझे मिलाकर 30 छात्र हैं। प्रत्येक सेक्शन में कक्षा की ताकत समान है और उन्हें शैक्षणिक प्रदर्शन के आधार पर विभाजित किया गया था, A1 से A6 और D1 से D6 तक। D सेक्शन में अधिकांश छात्रों के माता पिता इंसान थे। दोनों माता पिता इंसान थे, या कुछ स्थितियों में पिता एक जादूगर और माँ एक इंसान थी। नतीजतन उनमें प्रतिभा का स्तर कम होता है। कक्षा D के लोग कभी कभी अच्छी प्रतिभा के माध्यम से अपनी जादुई शक्ति को जगा सकते हैं। उन्हें तुरंत कक्षा A में रखा गया। वे स्नातक होने तक वहां पढ़ना जारी रख सकते हैं। उन्हें कक्षा D की तुलना में कहीं अधिक जानकार कर्मियों द्वारा नेतृत्व किया गया था। जैसा कि मुझे याद है, एक लड़की को कक्षा D से कक्षा A में स्थानांतरित कर दिया गया था जब उसने मध्य स्तर की प्रतिभा के साथ अग्नि जादूगर को जगाया था। जब मैंने इसके बारे में सोचा तो मैं आहें भरे बिना नहीं रह सका। अगर मैं अच्छी प्रतिभा के उपयोग से अपनी जादूगर शक्ति को जगाने में असमर्थ हूँ, ये संभव है कि मुझे कक्षा D में भेज दिया जाएगा। फिर मैंने छात्रों की भीड़ को देखकर गेट में प्रवेश करने के लिए एक कदम आगे बढ़ाया। अध्याय 3। मैं स्कूल के मैदान में प्रवेश कर गया और अपनी कक्षा की ओर बढ़ गया। मैंने रास्ते में कुछ जाने पहचाने चेहरे देखे। वे लड़के मेरी उम्र के थे, हालांकि वे कक्षा A से संबंधित हैं। मैं उन्हें अधिक देर तक देखना नहीं चाहता था। मैं दूसरी वर्ष की इमारत पर पहुंचा और कुछ ही सांसों में सीढ़ियां चढ़ने के बाद अपनी कक्षा B6 के सामने चला गया। जैसे ही मैंने कक्षा शिक्षक की परछाई की अनुपस्थिति को देखा, मैं कक्षा में प्रवेश कर गया और सबसे आखिरी पंक्ति में अपनी सीट ले ली। मेरे प्रवेश के कुछ ही देर बाद एक एक करके बड़ी संख्या में और छात्र प्रवेश कर गए। कमरा जल्दी ही 30 लोगों से भर गया। आज पूरी कक्षा की ताकत मौजूद है। मैं इसके बारे में सोच ही रहा था कि मुझे एक परेशान करने वाली आवाज़ सुनाई दी। रुको, क्या ये देखना दिलचस्प नहीं है कि कौन आया है? दूसरी जागृति के बाद राहुल एक दुर्जय जादूगर होगा। नतीजतन हमें उसके साथ शालीनता से पेश आना चाहिए, अमल पॉल ने उपहास भरे लहजे में कहा, खासकर जब उसने दूसरी जागृति का उल्लेख किया। जब अमल की आवाज़ सुनी गई तो सभी की नज़रें राहुल हॉकिंस पर टिक गईं। उसके अधिकांश सहपाठियों के भाव मनोरंजक थे, लेकिन अन्य ने चिंता, दया या अरुचि व्यक्त की। यह एक विशिष्ट दिन का शो है जिसे वे देखने के आदी हैं, इस तथ्य के कारण कि हर किसी की नसों में जादूगर का खून दौड़ रहा है। अपनी विशिष्ट जादूगर शक्ति और संबंधित प्रतिभा को छोड़कर किसी ने भी दूसरों से श्रेष्ठ महसूस नहीं किया। जब मैंने अमल का उपहास भरा स्वर सुना तो मैं चौंक गया। क्या ये लड़का सोचता है कि मैं एक सीधा साधा व्यक्ति हूँ? मैंने मन ही मन फुसफुसाया। फिर मैंने वही किया जो मैंने हमेशा किया था और जवाब नहीं दिया। राहुल के शांत रवैये को देखकर अमल भौहें चढ़ाता है, उसका चेहरा अनैच्छिक रूप से मुड़ जाता है। मुझे नहीं लगता कि तुम अपनी दूसरी जागृति पर अपनी क्षमता को फिर से जगा पाओगे। रुको, जब तुम्हें कक्षा D में फेंक दिया जाएगा तो तुम्हारा डर आधिकारिक तौर पर शुरू हो जाएगा, अमल ने मन ही मन सोचा। फिर उसने एक खर्राटे के साथ जवाब दिया और अपनी सीट पर लौट आया। बाकी छात्रों ने अपना ध्यान वापस कक्षा पर केंद्रित कर दिया। वे इसे रोजाना देखने के आदी थे, इसलिए उन्हें इससे कोई आश्चर्य नहीं हुआ। इस घटना के कुछ ही समय बाद चश्मा पहने एक अधेड़ उम्र का आदमी कक्षा में प्रवेश कर गया।
उसने एक सफ़ेद टक्सीडो पहना हुआ है, उसके बाल और आंखें काले हैं और उसकी लंबाई लगभग 6 फीट है। उसका शरीर पतला है। उसकी उपस्थिति उसकी जादूगर क्षमता से जुड़ी हुई है। वह एक स्तर 3 का हल्का जादूगर प्रतिबंधक है। वह अपनी कम स्तर की क्षमता के कारण मन को अवशोषित करने और उच्च स्तर तक बढ़ने में असमर्थ था। बाद में उसने जीवन में पढ़ाना शुरू कर दिया। देवांशु जोन्स इस कक्षा के वर्तमान कक्षा शिक्षक हैं। जब उन्होंने अपने शिक्षक को देखा तो वे सभी शांत हो गए। कक्षा शिक्षक देवांशु जोन्स ने अपना ध्यान प्राप्त करने के बाद एक सिर हिलाकर जवाब दिया। उसके बाद वह एक घोषणा करते हैं। उनकी नज़र उन सभी पर पड़ी, फिर वह राहुल हॉकिंस पर टिक गई। राहुल हॉकिंस की शांत अभिव्यक्ति ने उनका ध्यान खींचा और वह चौंक गए। फिर उन्होंने उसे हल्का सा सिर हिलाया। जैसा कि आप सभी जानते हैं, दूसरी जादूगर जागृति दोपहर में आयोजित की जाएगी, कक्षा शिक्षक देवांशु जोन्स ने टिप्पणी की। जिन्होंने साइन अप किया था उन्हें समय पर पहुंचने की उम्मीद थी। बाकी जो जागृत हो गए हैं वे पुस्तकालय में जा रहे हैं। जब छात्र उनकी टिप्पणी सुनते हैं तो उनके चेहरे बदल जाते हैं। कुछ लोग व्यक्तिगत रूप से इस कार्यक्रम को देखना चाहते थे, जबकि अन्य उत्साहित थे। थोड़ी देर बाद बातचीत धीमी हो गई और कक्षा शिक्षक ने पदभार संभाल लिया। मेरे दिल में मैंने एक लंबी आह भरी। हुर्र, मेरा पेट गुर्राता है। ये सुनकर मेरे माथे पर काली रेखाएं बन गईं। मुझे माँ से बात करनी चाहिए थी, उनके लिए मेरा इलाज करना बहुत आसान है। अब मैं इससे निपट रहा हूँ। कितनी मुश्किल है। मेरा व्यवहार शांत हो सकता है, लेकिन मेरे विचार पूरी तरह से दूसरी जागृति पर केंद्रित हैं। मैंने अपने सहपाठियों पर कड़ी नज़र रखी। उनमें से अधिकांश ने अपनी जादूगर शक्ति को जगा लिया है, लेकिन उनकी प्रतिभा पर्याप्त है। यही कारण है कि उन्हें पदोन्नत नहीं किया गया था। मुझे याद है, पहली जागृति के बाद मेरी कक्षा से 10 लोगों को शीर्ष कक्षा में पदोन्नत किया गया था। कक्षा A, B1, B2 और B3 सभी शामिल हैं। प्रतिभा में प्रत्येक ग्रेड वृद्धि आपको कक्षा के शीर्ष के करीब लाती है। वर्तमान में उनकी जगह कक्षा C से किसी को हमारी कक्षा में स्थानांतरित कर दिया गया है। मैंने अपना सिर हिलाकर कक्षा का निरीक्षण करने की कोशिश की। मैंने तिरछे सिर के साथ बोर्ड को देखा। मानव शरीर रचना विज्ञान को कक्षा शिक्षक द्वारा समझाया जा रहा है। मानव का शरीर और जादूगर का शरीर दो अलग अलग चीजें हैं। प्रत्येक आरोहण विकास के एक नए स्तर की ओर ले जाता है। जैसा कि आप जानते हैं, एक जादूगर के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज उनका जादूगर पेशा नहीं है, कक्षा शिक्षक देवांशु जोन्स ने कहा। उनकी प्रतिभा। दूसरी ओर, अगर हमारे पास अच्छी प्रतिभा है तो ही हम अगले स्तर तक प्रगति कर सकते हैं। इसलिए अगर आपके पास अच्छी प्रतिभा नहीं है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके पास किस तरह का जादूगर पेशा है। ताकत हासिल करना मुश्किल है जब आप सफलतापूर्वक अपने जादूगर पेशे को जगाते हैं, उन्होंने जारी रखा। आपके दिल में एक छोटा भ्रामक कोर बनेगा। आपका जादूगर पेशा इस भ्रामक कोर से जुड़ा हुआ है। उदाहरण के लिए, एक अग्नि जादूगर, उसके दिल में एक अग्नि कोर होता है। एक तलवार जादूगर, एक यांत्रिक कोर की तरह, उसके दिल में एक भ्रामक तलवार होती है। प्रत्येक आरोहण के साथ आपका कोर मजबूत होगा और आपकी जादूगर शक्ति और भी बढ़ेगी। उनकी टिप्पणी सुनकर कक्षा में माहौल उज्ज्वल हो गया और उदास भावना दूर हो गई। दूसरी ओर, मैं बहुत अच्छे मूड में था। थोड़ी देर के लिए मैं अपनी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल समस्याओं के बारे में भी भूल गया। जैसा कि उन्होंने कहा, जादूगर पेशे को कई श्रेणियों में विभाजित किया गया है। एक जादूगर की तात्विक शक्तियां ही एकमात्र ऐसी नहीं हैं जो मानव जाति के लिए उपलब्ध हैं। जादूगर सभ्यता की शुरुआत के बाद से अब तक कई किस्मों की खोज की गई है। जनसंख्या में लगातार वृद्धि के साथ भिन्न जादूगर पेशों को जगाना काफी आम है। जादूगर पेशा। तारांकन तत्व: हवा, पानी, आग और पृथ्वी। तारांकन तात्विक प्रकार: बवंडर, बर्फ, लावा, मिट्टी और अज्ञात। तारांकन अति प्रकार: अंधकार, प्रकाश, वज्र, विष और उपचार और अज्ञात। तारांकन वर्जित प्रकार: अंतरिक्ष, समय और अज्ञात। तारांकन उपवर्जित प्रकार: गुरुत्वाकर्षण, समय, देरी और अज्ञात। तारांकन शरीर प्रकार: संवेदनशील श्रवण, भेदी दृष्टि, संवेदनशील सूंघना, उच्च पिच आवाज, शक्ति और गति और अज्ञात। तारांकन यांत्रिक प्रकार: तलवार, कुल्हाड़ी और सभी प्रकार के उपकरण। तारांकन कचरा प्रकार: अत्यधिक खाना और अन्य असफल उपकरण प्रकार। अब तक मेरे माता पिता ने मुझे निम्नलिखित जादूगर पेशों के बारे में सिखाया है। यांत्रिक जादूगर उन सभी में सबसे दयनीय थे। यांत्रिक उपकरणों के लिए उच्च स्तर के कौशल की आवश्यकता होती है। अगर नहीं, तो आपका जीवन एक इंसान के जीवन के समान है। कल्पना कीजिए कि यदि आप मध्य स्तर की प्रतिभा के साथ तलवार जादूगर पेशा को जगाते हैं तो आप आसानी से अपने तलवार उपकरण को प्रकट कर सकते हैं। जब आप अपने स्तर को एक से बढ़ाते हैं तो आपकी तलवार के असली सामान में बदलने का मौका होता है। हालांकि यही मुद्दा है, एक सच्ची प्रतिभा को विकसित करना कितना आसान है। मैं इन नकारात्मक विचारों को छोड़ देने के बाद विषय पर ध्यान केंद्रित करना शुरू कर देता हूँ।
जैसे जैसे समय बीतता गया अवधि समाप्त हो गई। शिक्षक कमरे से बाहर निकल गए। यह विराम का समय है, इसलिए आराम का समय है। मैं कुछ ताज़ी हवा लेने के लिए कक्षा से बाहर निकला। कुछ छात्र मेरे पीछे कक्षा से बाहर निकल गए। कोई थोड़ी देर के लिए पीछे से मेरी तरफ देख रहा था। मैं मुड़कर देखता हूं कि वह कौन है, और वह कोई और नहीं बल्कि अमल है। येसुआ, मैंने फुसफुसाती आवाज़ में डांटा। मुझे याद है कि यह लड़का मुझे क्यों परेशान करता है। ये सब मेरे अद्भुत बड़े भाई की वजह से है। अमल की एक बड़ी बहन है जो मेरे भाई के समान ही बैच में है। इससे ज़्यादा विडंबना क्या हो सकती है। ऐसा लगता है कि वह मेरे बड़े भाई के समान ही करियर पथ का अनुसरण कर रही है। अब वे दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ते हैं। मेरा भाई बहुत भाग्यशाली था, और अपनी बहन के विपरीत अमल मेरे भाई को पसंद नहीं करता। नतीजतन वह अब मुझ पर अपना गुस्सा निकाल रहा है। मैंने अपना सिर हिलाकर यहाँ से दूर जाने की कोशिश की। मैं नीचे जाने ही वाला था कि मुझे पीछे से एक आवाज़ सुनाई दी। अमल हंसा। जैसे उसने जारी रखा, राहुल, प्रोफेसर गजराज ने तुम्हें अपने कार्यालय में बुलाया है। जब उसने देखा कि मैं चलना बंद कर दिया था तो उसने जो भी खेल वह उस समय खेल रहा था उसे खेलना शुरू कर दिया। मुझे आज उसे देखने की याद नहीं है, मैंने उसकी ओर मुड़कर कहा। कृपया मुझ पर अपना कर्तव्य न थोपें। एक कठोर स्वर में मैंने कहा। मुझे लगा कि वह मुझे किसी दुर्भावनापूर्ण चीज़ में फंसाने की योजना बना रहा था। जब उसने राहुल की टिप्पणियों को सुना तो उसका चेहरा नाटकीय रूप से बदल गया। वह जानता था कि उसकी रणनीति उजागर हो गई थी। नतीजतन उसने अपना स्वर बदल दिया और कहा, क्या होगा अगर तुम जानते थे, तुम्हारे विपरीत मैं जागृत हूँ। अलविदा, मुझे कुछ और काम करना है। अमल ये कहने के बाद घटनास्थल से दूर चला जाता है। उसने राहुल को तिरछी नज़र से भी नहीं देखा। दूसरी ओर एक अज्ञात क्रोध ने मुझे जकड़ लिया। अगर मेरी ताकत की कमी नहीं होती तो मैंने उसे अभी एक अच्छा सबक सिखाया होता। और वह जानता है कि मैं उसी तरह से जवाब देने की हिम्मत नहीं करूँगा। फिर मैं अपने शरीर और दिमाग को आराम देना शुरू कर देता हूँ। क्योंकि आज मेरा दिन नहीं है, इसलिए चीज़ों को कम महत्वपूर्ण रखना बुद्धिमानी है। मैं एक बार फिर अपनी कलाई घड़ी पर समय की जांच करता हूँ। विराम समाप्त होने में 5 मिनट बचे हैं। मेरे पास अभी पर्याप्त समय नहीं है। इस कमीने सुअर ने मुझे देर से बताया, ये जानबूझकर था। ये पता चलने के बाद मैंने निराशा में अपनी मुट्ठियां भींच लीं। मुझे क्या करना चाहिए? मेरा दिमाग पागल हो गया। प्रोफेसर गजराज से निपटना मुश्किल है क्योंकि उनकी केबिन प्रयोगशाला से जुड़ी हुई है। वह अन्य शिक्षकों की तरह कक्षा में नहीं पढ़ाते। वह प्रयोगशाला में सभी को एक व्यवहारिक सत्र के माध्यम से नेतृत्व करते हैं। सैद्धांतिक कक्षा जैसी कोई चीज़ नहीं है। मैंने कहानियां सुनी हैं कि उनका एक साफ पृष्ठभूमि नहीं है। इसके अलावा क्योंकि वह एक कम मिजाज व्यक्ति हैं, इसलिए उन्हें नाराज़ न करना सबसे अच्छा है। चीज़ों को सुझाने के बाद मैंने अपनी गति तेज कर दी। एमसी के परिप्रेक्ष्य से कुछ देर बाद मैंने लिफ्ट से तीसरी मंजिल पर जाने की पुष्टि करने के बाद मैंने लिफ्ट से बाहर निकलने के बाद प्रयोगशालाओं में रोशनी जलते हुए देखी। ऐसा लगता है कि वह प्रयोगशाला में आ गए हैं, मैंने अपने मन में फुसफुसाया। फिर कुछ ही सांसों में मैं दरवाजे पर था। सुरक्षा प्रणाली दरवाजे से जुड़ी हुई है जो बंद है। प्रवेश करने का प्राधिकरण प्राप्त करने के लिए मैंने आगंतुक बटन दबाया। डिंग, दरवाजा खुल गया। जब मैंने वह देखा तो कमरे में प्रवेश किया तो मेरे पीछे का दरवाजा स्वचालित रूप से बंद हो गया। लेकिन मेरे सामने का दृश्य मुझे मोहित करने में कभी विफल नहीं हुआ। मेरे डेस्क के बाईं ओर कई उच्च तकनीकी गैजेट हैं। मेरी दाईं ओर कई फ्लास्क में रंगीन तरल है। जब मैं प्रत्येक वस्तु की जांच कर रहा था तो मुझे कदमों की आहट सुनाई दी। पीछे मुड़कर मैंने प्रोफेसर गजराज को कुछ कागजात छांटते हुए देखा। जब मैंने उन्हें देखा तो मेरा चेहरा उदास हो गया, इसलिए मैं तुरंत उनके सामने गया और कहा, नमस्कार प्रोफेसर, अमल ने मुझे बताया कि आपने मुझे यहाँ आने के लिए कहा था। प्रोफेसर गजराज ने दूसरी ओर जैसे ही उन्होंने उनके शब्द सुने अपने कागजात रख दिए। क्योंकि उन्होंने उसे प्रवेश करने की अनुमति दी थी, वह पहले से ही उसके अस्तित्व से अवगत हैं। प्रोफेसर गजराज एक 60 वर्षीय प्रोफेसर हैं। वह एक पृथ्वी जादूगर स्तर 4 के प्रतिबंधक हैं। हालांकि वह 50 साल के लगते हैं। उनकी गहरी आंखें और एक गंजा सिर है। उनके माथे पर कुछ झुर्रियां थीं। उनका एक पतला शरीर है। वह वर्तमान में अपनी स्वेटशर्ट के ऊपर एक सफ़ेद कोट पहने हुए हैं। उन्होंने काले औपचारिक पैंट पहने हुए हैं। राहुल के शब्द सुनने के बाद जब वह एक छात्र से सहायता के लिए पूछता है तो वह सोचना शुरू कर देता है। थोड़ी देर के लिए वे दोनों चुप थे। राहुल दूसरी ओर जानता है कि वह याद करने के लिए अपना समय ले रहा है। प्रोफेसर गजराज दूसरी ओर आखिरकार याद करते हैं कि कुछ दिन पहले उन्होंने एक अज्ञात लड़के से कुछ सामान स्थानांतरित करने में उनकी सहायता करने के लिए कहा था। उस समय उस बच्चे ने गंभीरता से सिर हिलाया था और मैंने मान लिया था कि वह जल्द ही आ जाएगा। न केवल वह नहीं आया, बल्कि उसने अपना काम एक और छात्र को सौंप दिया।
प्रोफेसर गजराज अस्वीकृति में अपना सिर हिलाते हैं जब वह इस पर विचार करते हैं। अमल पॉल ने शक्ति जादूगर पेशा को जगाया। इस प्रकार प्रोफेसर गजराज के पास ऐसा करने का एक मकसद है। शक्ति श्रेणी में ये शरीर प्रकार के अंतर्गत आता है। उस पेशे के परिणामस्वरूप उसकी ताकत बढ़ी। नतीजतन अमल की ताकत उसके बाकी आयु वर्ग की तुलना में दोगुनी है। प्रोफेसर गजराज ने अपने विचारों को इकट्ठा करने के बाद राहुल की ओर मुड़कर कहा, खांसते हुए, बच्चे, क्या तुम मुझे अपना नाम बता सकते हो? बच्चे की चिंताओं को कम करने की कोशिश में उन्होंने शांत स्वर में पूछा। जब मैंने उन्हें सुना तो मैंने राहत की सांस ली। प्रोफेसर, मैं कक्षा B6 से राहुल हॉकिंस हूँ, मैंने कहा जब उन्हें आखिरकार याद आया। प्रोफेसर गजराज ने दूसरी ओर सिर हिलाया और उसे अपने पीछे आने का इशारा किया। प्रोफेसर गजराज सावधानी से चलकर उसे एक बगल के कमरे में ले जाते हैं। राहुल ने ये देखकर आज्ञाकारी रूप से उनका अनुसरण किया। वे कुछ ही सांसों में बगल के कमरे में चले गए। ये कमरा भी बंद है। प्रोफेसर ने फिर दरवाजा खोलने के लिए एक से कोड दर्ज किए। क्रीक, दरवाजा खुलता है। प्रोफेसर गजराज ने अंदर पहला कदम रखा और मैंने भी ऐसा ही किया। हमारे पीछे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। मेरे सामने की वस्तुओं को देखकर मैं कुछ समय के लिए अचंभित हो गया। वहां अनगिनत चमचमाते बोल्डर आकार के पत्थर थे। उनमें से अधिकांश का रंग फिरोजी नीला था। मैंने हैरान महसूस किया, प्रोफेसर, यह क्या है? मैं चौंक गया। प्रोफेसर गजराज मुस्कुराए जब उन्होंने राहुल की उलझन देखी और जवाब दिया, ये उल्कापिंड के पत्थर थे। क्या? मैं चौंक गया। मैंने और भी अधिक उलझन महसूस की। आखिरकार ये क्यों चमक रहा है? दूसरी ओर उन्होंने राहुल के और प्रश्न पूछने का इंतजार नहीं किया। मैं जानता हूँ, ये हैरान करने वाला है, प्रोफेसर गजराज ने समझाया। मैं इस घटना के कारण के बारे में शोध कर रहा हूँ। ये बोल्डर मूल गिरे हुए उल्कापिंड का सिर्फ एक कण है। मूल को अधिकारियों द्वारा एकत्र किया गया है। मैंने इन बचे हुए टुकड़ों को पाने के लिए एक बड़ी राशि का भुगतान किया। ये सुनकर मैं चकित हुए बिना नहीं रह सका। ये सिर्फ उन सामग्रियों का संग्रह है जो स्रोत उल्कापिंड से बचे थे। जैसा कि उन्होंने कहा, मैं भी इस घटना के बारे में उत्सुक हूँ। ये उल्कापिंड के पत्थर पूरी तरह से काले थे, लेकिन अगर आप करीब से देखें तो आप कुछ विवरण देख सकते हैं। रोशनी में फिरोजी नीला रंग दिखाई दे रहा है। मैं इस सामान को दूसरी मंजिल की लैब में ले जाने की योजना बना रहा हूँ, प्रोफेसर गजराज ने जोड़ा। इस सामग्री को संग्रहित करने और इसका अलग से अध्ययन करने के लिए पर्याप्त जगह है। जब मैंने ये सुना तो मैंने मन ही मन सोचा, इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि उन्होंने अमल से सहायता के लिए कहा। वह मजबूत है और उसके जादूगर पेशे ने उसे और भी अधिक शक्ति दी है। दूसरी ओर मैंने चिंतित होकर अपनी कनपट्टियों को रगड़ा। मुझे यकीन नहीं है कि मैं इस चीज़ को कैसे स्थानांतरित करूंगा। मैं उन सभी को एक बार में स्थानांतरित करने के लिए पर्याप्त मजबूत नहीं हूं। मुझे क्या करना चाहिए? प्रोफेसर गजराज मुस्कुराए जब उन्होंने राहुल की उलझन देखी। राहुल की जादूगर शक्ति अभी तक जागृत नहीं हुई थी। उन्होंने पहली नज़र में पहचान लिया। उन्होंने उसे दूर नहीं भगाया क्योंकि उन्हें उसे काम समझाना था, ताकि वह वापस जाकर किसी सक्षम व्यक्ति को ला सके। ठीक है प्रोफेसर, मैंने एक लंबी सांस लेने के बाद कहा। मैं कुछ छोटे पत्थरों को खुद उठा लूंगा। बड़े पत्थरों के लिए मैं एक दोस्त की सहायता लूंगा। मैं दूसरी मंजिल पर रहूंगा, प्रोफेसर गजराज ने यह सुनकर जवाब दिया। तुम इस पत्थर को एक एक करके सुरक्षित तरीके से ला सकते हो। ये कहने के बाद वह कमरे से बाहर निकल गए। राहुल को अकेले सोचने के लिए छोड़ दिया। जब प्रोफेसर गजराज कमरे से बाहर निकल गए तो मैंने उल्कापिंड के पत्थरों का आकार लेना शुरू कर दिया। चलो छोटे वाले से शुरू करते हैं। अपना मन बनाने के बाद मैं छोटे पत्थरों के करीब गया। मैंने अपने हाथ उस पर रखे और उसे ऊपर उठाया। प्रोफेसर गजराज दूसरी ओर दूसरी मंजिल की लैब में पहुंच गए। वह ये देखने लगे कि क्या कोई बदलाव करने की आवश्यकता है। अध्याय 5। थोड़ी देर बाद मैंने आधी घंटा छोटे उल्कापिंड के पत्थरों को दूसरी मंजिल पर ले जाने में बिताया। मुझे कहना होगा कि दूसरी मंजिल की लैब में तीसरी मंजिल की लैब की तुलना में अधिक जगह है। मेरे सामने अभी भी गिरे हुए उल्कापिंड का एक आखिरी छोटा टुकड़ा है। इस क्षेत्र में बाकी उल्कापिंड के पत्थर विशाल बोल्डर थे। मुझे उनकी कोई परवाह नहीं है। फिर मैं ये सुनिश्चित करने के लिए दोबारा जांच करता हूं कि कोई छोटे पत्थर तो नहीं बचे हैं। इसकी पुष्टि करने के बाद मैं आगे बढ़ गया। दुर्भाग्य से जैसे ही मैंने अपना सामने का पैर आगे बढ़ाया, मैं फिसल गया। धिक्कार है, चूंकि फिसलन इतनी तेजी से हुई, मेरा पूरा शरीर एक संक्षिप्त सेकंड के लिए एक क्षैतिज स्थिति में था। ये खत्म हो गया। मैं चिल्लाया। मैंने आह भरी और अपनी आंखें बंद कर लीं। मेरा सिर मेरे सामने विशाल उल्कापिंड से टकराने वाला है। अगर कुछ होता है तो मैं बाकी दिन के लिए बिस्तर पर पड़ा रहूंगा। इस वजह से मैं आखिरकार अपनी दूसरी जागृति का मौका खो दूंगा। मैं अपने दुर्भाग्य को कोसने से खुद को रोक नहीं सका। धप! राहुल का माथा एक विशाल बोल्डर उल्कापिंड से टकराता है जो फिरोजी नीले रंग का चमक रहा है। एक अप्रत्याशित प्रभाव ने उसे बाहर कर दिया।
ये केवल एक मामूली सिर का आघात था। राहुल, दूसरी ओर, को कोई पता नहीं है कि यह छोटा सा प्रभाव उसके बाकी जीवन को हमेशा के लिए बदल देगा। जब उसका माथा चमचमाते बोल्डर से संपर्क बनाता है तो एक चौंकाने वाला बदलाव होता है। हिंसक टक्कर के परिणामस्वरूप बोल्डर पर खून की छोटी बूंदें गिरती हैं। हिसस, जैसे ही उसका लाल खून उल्कापिंड से संपर्क करता है, खून की बूंदें एक पल में गायब हो गईं और एक फिरोजी नीली रोशनी राहुल के माथे की ओर दौड़ पड़ी और गायब हो गई। राहुल बेहोश रहता है, अपने परिवेश से अनजान। प्रोफेसर गजराज, दूसरी ओर, राहुल की दुर्घटना से पूरी तरह से अनजान थे। राहुल को सब कुछ दूसरी लैब में ले जाने के लिए कहने के बाद कुछ अन्य आपातकालीन कार्य के कारण वह कुछ समय के लिए बाहर चले गए। जैसे जैसे समय बीतता गया, जागृति का क्षण नजदीक आया। डिंग, अलार्म दोपहर 12 बजे। राहुल की कलाई घड़ी अचानक बजती है, अलार्म के समय का संकेत देती है। अप्रत्याशित ध्वनि के परिणामस्वरूप राहुल का शरीर हिल गया और उसकी चक्कर धीरे धीरे दूर हो गई। या डिंग, मेजबान बंधन प्रक्रिया की स्थिति 10%। डिंग, मेजबान बंधन प्रक्रिया की स्थिति 20%। डिंग, मेजबान बंधन प्रक्रिया की स्थिति 30%। डॉट डॉट डॉट। डिंग, मेजबान बंधन प्रक्रिया की स्थिति 80%। राहुल हॉकिंस इस बिंदु पर होश में आ गए और वह थोड़ा और स्पष्ट दिमाग हो गए। क्या हो रहा है? मैंने अविश्वास में बोला। जब मैंने बजर देखा तो मैं चौंका। मैंने सावधानी से जमीन से उठकर अपनी कनपट्टियों की मालिश की। थोड़ी देर के लिए मैंने घटना को याद करने के लिए चारों ओर देखा। मेरे माथे के उल्कापिंड के पत्थर से टकराने की एक छवि मेरे दिमाग में कौंधती है। फिर मेरा दिमाग पूरी तरह से खाली हो गया। उसके बाद मैंने राहत की सांस ली। शुक्र है, कुछ भी बुरा नहीं हुआ। इस कार्य को फिलहाल के लिए स्थगित करना होगा। मैं जागृति के समारोह के लिए देर नहीं कर सकता। अपने विचारों को इकट्ठा करने के बाद मैं इमारत से बाहर निकल गया। विशेष स्थान दूसरी जागृति समारोह की मेजबानी करता है। हमारे परिसर के दिल में एक छोटा मंदिर है। जागृति के समारोह को एक पवित्र कार्य माना जाता है। नतीजतन यह अनुष्ठान आमतौर पर इस मंदिर में आयोजित किया जाता है। मैं उस स्थान पर दौड़ा, लेकिन मेरे दिमाग को एक अजीब आवाज़ ने झकझोर दिया। डिंग, मेजबान बंधन प्रक्रिया की स्थिति 90%। जब मैंने एक घोषणा की तरह लगने वाली बात सुनी तो मैं ठहर गया। इसी तरह परिचित चेहरे रास्ते में उस स्थान की ओर बढ़ रहे थे। राहुल, तुम वहां स्तब्ध क्यों खड़े हो? कृपया जल्दी करो। अगली कक्षा के लड़कों में से एक मुझे पास आने का इशारा करता है। जब मैंने ये सुना तो मैंने सिर हिलाया और धीरे धीरे उस क्षेत्र की ओर चलने लगा। लेकिन मैं वर्तमान में इस मुद्दे से ग्रस्त हूँ। ये संदेश ऐसा लग रहा था जैसे ये सीधे मेरे सिर से आया हो। अजीब, मैंने शिकायत की। मेरे साथ शोर करने वाला कोई नहीं है। इसके अलावा यह आवाज़ न तो पुरुष की लगती है और न ही महिला की। यह क्या हो सकता है? डिंग, मेजबान बंधन प्रक्रिया की स्थिति 100%। डिंग, मेजबान पहचाना गया बंधन सफल। डिंग, लेवल अप सिस्टम संचालन में। जब मैं लगातार गूंज सुनता हूं तो मेरे हाथ थोड़ी देर के लिए कांपते हैं। मेरे माथे से पसीने की छोटी बूंदें टपक रही हैं। मैंने गहरी सांस ली और राहत की सांस ली। मैंने ये देखने के लिए चारों ओर देखा कि क्या क्षेत्र में कोई अन्य व्यक्ति थे। छात्र उस स्थान की ओर बढ़ रहे थे। नतीजतन कोई भी मुझ पर ध्यान नहीं दे रहा है। उसके बाद मैंने अपनी पीठ सीधी की और चलना शुरू कर दिया। ये कौन है? मैंने अपने सिर में सोचा। यह अजीब है, लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि क्या करूं। डिंग, मेजबान की आवाज़ पहचानी गई। डिंग, लेवल अप सिस्टम। विवरण: एक अद्वितीय प्रणाली एक कमजोर अस्तित्व को शक्तिशाली अस्तित्व बनने में सहायता करने के लिए बनाई गई है। कार्य 1, प्रतिभा को बढ़ाना। 2, सीमा को बढ़ाना। 3, मंत्रों के लिए आरक्षित स्लॉट। एक छोटे से पल के लिए मैं भयभीत था, मुझे वापस सुनने की उम्मीद नहीं थी। लेकिन अभी मैं अपने सामने एक दृश्य प्रदर्शन को घूर रहा हूँ। सब कुछ वास्तविक लगता है और यह उपकरण एक उच्च तकनीकी उपकरण जैसा दिखता है। लेकिन मेरा पेट मुझे बताता है कि यह उससे कहीं अधिक जटिल और परिष्कृत है। मुझे यकीन नहीं है कि यह कैसे संभव है। मुझे यह मत बताओ कि यह सब उस धिक्कार वाले पत्थर की वजह से है। अज्ञात के कारण मेरी पीठ पसीने से भीग गई थी। विवरण पढ़ने के बाद मैं और भी हैरान था। मुझे नहीं पता कि यह किस तरह का गिनतारा है। एक संक्षिप्त क्षण के लिए मेरा जबड़ा नीचे गिर गया। क्या शक्तिशाली अस्तित्व बनना संभव है? मुझे नहीं पता कि यह किस तरह की अवधारणा है। क्या प्रतिभा को बढ़ाना भी संभव है? एक संक्षिप्त क्षण के लिए मेरा दिमाग खाली है और मेरी जागरूकता बिखर रही है। नहीं नहीं, रुको, मुझे इसे फिर से देखना होगा। दूसरी ओर, प्रणाली ने विवरण को दोहराकर और पाठ में तथ्यों को प्रदर्शित करके अपने विचारों की पुष्टि की। एक बार फिर इसकी पुष्टि करने के बाद ये सच है। मैं कुछ नहीं कह सका। मेरे दिल की धड़कन तेज होने लगती है और मुझे अब अपने भविष्य के बारे में चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके पास किस तरह का जादूगर पेशा है।
भले ही यह एक कचरा पेशा हो, मेरे हाथों में एक प्रणाली के साथ मैं बस अपनी प्रतिभा को बढ़ाकर और अधिक शक्तिशाली बन सकता हूँ। एक दिन मैं उन जादूगर पेशा क्षेत्रों में से किसी के भी शिखर पर पहुंच जाऊंगा।